ये तस्वीर 1945 में कोलंबिया के सांता मार्ता की है। ये जगह कैरेबियन तट पर बसा हुआ एक पुराना शहर है। सदियों से यहाँ के लोग समुद्र पर निर्भर रहे हैं। उस दौर में मछली पकड़ना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और संस्कृति का हिस्सा था। जाल फेंकना आसान नहीं था। इसके लिए ताकत, संतुलन और अनुभव चाहिए होता था। नाव पर खड़े होकर इतनी बड़ी जाल को फैलाना समुद्र और हवा को पढ़ने जैसा था। हर लहर और हवा की दिशा मछुआरे को बता देती थी कि कब जाल डालना है। आज सांता मार्ता एक मशहूर पर्यटन स्थल है, लेकिन उस समय ये तस्वीर हमें दिखाती है कि समुद्र किनारे का जीवन किस तरह पूरी तरह से प्रकृति और मेहनत पर आधारित था। 1885 में अमेरिका के वायोमिंग राज्य की ये तस्वीर उस समय के साहसिक इंजीनियरिंग कार्यों का प्रमाण है। यूनियन पैसिफिक रेल में अमेरिका की पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल परियोजनाओं में से थी। इसका मकसद पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ना था। तस्वीर में दिखाया गया डेल क्रीक ब्रिज अपने समय का अद्भुत लोहे का पुल था। 150 फीट ऊंचे लकड़ी और लोहे के खंभों पर बना ये पुल इतना संकरा और ऊंचा था कि उस पर से गुजरते समय यात्री अक्सर सांस रोक लेते थे। ये दृश्य बताता है कि कैसे औद्योगिक क्रांति के समय लोग कठिन प्राकृतिक बाधाओं को पार करने के लिए साहसी समाधान खोजते थे। रेलवे ने अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। ये तस्वीर कोरियाई युद्ध के दौरान 1951 में खींची गई थी। इसमें एक उत्तर कोरियाई शरणार्थी अपने बच्चे को लेकर नदी पार कर रहा है। उस समय कोरिया विभाजित हो चुका था। उत्तर में सोवियत समर्थक सरकार और दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार। 1950 से शुरू हुआ युद्ध लाखों लोगों के विस्थापन का कारण बना। परिवार बिखर गए। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षा की तलाश में निकल पड़े। तस्वीर में आदमी की आंखों में डर और धिड़का दोनों झलकते हैं। ये छवि हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि इसका सबसे गहरा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। 1800 के दशक के अंत में अमेरिका में दवाइयों का रूप आज से बहुत अलग था। तस्वीर में दिख रही दवा के दुकान पर भांग का पत्ता स्पष्ट रूप से बना हुआ है। उस समय गांजा कई जगह वैध था और इसे दर्द निवारक, नींद लाने वाली दवा और भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तब फार्मेसीज में शराब, अफीम और कोकेन जैसे पदार्थ भी खुलकर मिलते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब मादक पदार्थों पर नियंत्रण के कानून बने, तब जाकर ऐसे दृश्य गायब हो गए। ये फोटो हमें याद दिलाता है कि दवाओं और समाज के बीच का रिश्ता समय के साथ कैसे बदलता है। ये तस्वीर 1899 की है और इसमें दिख रहे हैं सियू जनजाति के महान प्रमुख लिटिल हॉर्स यानी छोटी घोड़ी। सियू जनजाति उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध मूल जनजातियों में से एक थी। ये लोग योद्धा, शिकारी और स्वतंत्र जीवन जीने वाले थे। 19वीं सदी में जब यूरोपीय उपनिवेशवादी पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, तब सियू और अन्य जनजातियों ने अपनी जमीन, जीवन शैली और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उनके पारंपरिक वस्त्र जैसे कि पंखों का हेडड्रेस सिर्फ सजावट नहीं थे, ये बहादुरी, आध्यात्मिक शक्ति और सम्मान का प्रतीक थे। इस तस्वीर में प्रमुख लिटिल हॉर्स की आंखों में वो गहरी समझ और अनुभव झलकता है जो केवल एक ऐसे व्यक्ति में हो सकता है जिसने अपने लोगों को कठिन संघर्षों से गुजारा हो। ये छवि हमें याद दिलाती है कि अमेरिका का इतिहास केवल शहरों और रेल मार्गों का नहीं है, बल्कि उन आदिवासी समुदायों का भी है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता और पहचान बचाने के लिए संघर्ष किया। ये तस्वीर विक्टोरियन इंग्लैंड की है, 1896 में खींची गई। इसमें दिख रहे हैं साइलेंट मॉर्नर्स यानी पेशेवर मौन शोककर्ता। अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों की अंतिम यात्रा में इन लोगों को बुलाया जाता था। उनका काम था घर या चर्च के द्वार पर खड़े रहना, गहरे काले कपड़ों में, गंभीर और उदास चेहरा बनाकर। हाथों में लाठी या डंडा होता था जिस पर काले फीते बंधे रहते थे। वो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी और उपस्थिति शोक की गहराई और समारोह की गरिमा को बढ़ाती थी। ये परंपरा हमें बताती है कि विक्टोरियन समाज में मृत्यु और अंतिम संस्कार केवल निजी नहीं, बल्कि सामाजिक घटनाएं थीं। इसमें प्रतीक, औपचारिकता और सामाजिक स्थान की झलक मिलती है। आज ये परंपरा गायब हो चुकी है, लेकिन ये तस्वीर अतीत की उस अनोखी संस्कृति की झलक देती है।
ये दुर्लभ तस्वीर सिसिलियन वुल्फ यानी सिसिली के भूरे भेड़िए की है, जो अब विलुप्त हो चुका है। ये प्रजाति ग्रे वुल्फ का एक उपप्रकार थी और केवल सिसिली द्वीप पर पाई जाती थी। 19वीं सदी के अंत तक इंसानी बस्तियों के फैलाव और शिकार ने इस प्राणी को लगभग खत्म कर दिया। किसानों के लिए ये भेड़िया खतरा माना जाता था, क्योंकि ये पालतू जानवरों पर हमला करता था। नतीजा ये हुआ कि इसे बेरहमी से मारा गया। 20वीं सदी के मध्य तक इसे पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इंसान के विकास और विस्तार की कीमत अक्सर प्रकृति को चुकानी पड़ती है। आज जब हम विलुप्त प्रजातियों की बात करते हैं, तो ये छवि इतिहास की एक गंभीर चेतावनी है। ये तस्वीर नीदरलैंड्स की है, 1946 में खींची गई। इसमें एक ग्रामीण महिला अपने कंधों पर लकड़ी के डंडे पर लटकाए हुए दूध के 2 बड़े बर्तन लेकर साइकिल चला रही है। यह दृश्य हमें युद्ध के बाद के यूरोप की झलक देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसाधन कम थे, परिवहन साधन सीमित थे। ऐसे में ग्रामीण समुदायों ने पुराने तरीकों और रचनात्मक समाधानों से काम चलाया। नीदरलैंड्स हमेशा से डेयरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध रहा है और वहां की महिलाएं खेत और परिवार दोनों की जिम्मेदारी निभाती थीं। ये तस्वीर न केवल कठिनाई और मेहनत को दिखाती है, बल्कि ये भी कि लोग कैसे साधारण साधनों से भी जीवन को आगे बढ़ाते रहे। ये तस्वीर 20वीं सदी की शुरुआत की है, जब अलास्का और कनाडा के यूकॉन नदी के क्षेत्र में स्टीम बोट यानी भाप से चलने वाले जहाज जीवन रेखा थे। तस्वीर में दिख रहा जहाज व्हाइट हॉर्स था, जो सोने की खदानों और बस्तियों तक सामान और लोगों को पहुंचाता था। उस समय सड़कें और रेलवे लगभग नहीं थी, इसलिए नदियां ही मुख्य रास्ता थी। जहाज पर दर्जनों लोग खड़े दिखते हैं। ये खनिक, व्यापारी या यात्री हो सकते थे, जो नए अवसरों की तलाश में उत्तरी क्षेत्रों की ओर जा रहे थे। स्टीम बोट्स ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि अलास्का के विकास और बसावट में भी बड़ी भूमिका निभाई। ये तस्वीर हमें उस दौर में ले जाती है, जब विशाल जंगलों और पहाड़ों के बीच इंसान ने नदी के सहारे सभ्यता की राह बनाई। 1890 में ली गई ये तस्वीर फिलिस्तीन के शहर रामल्लाह की है। इसमें पारंपरिक पोशाक पहनी हुई महिलाएं सिर पर बड़े मिट्टी के घड़े रखकर पानी ले जा रही हैं। उस समय जल स्रोत अक्सर दूर होते थे और महिलाओं का काम था रोज परिवार के लिए पानी लाना। ये दृश्य केवल मेहनत का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था को भी दिखाता है, जहां महिलाएं घर और समाज दोनों की जिम्मेदारी निभाती थीं। उनके कपड़े और आभूषण उस दौर की स्थानीय संस्कृति और पहचान को दर्शाते हैं। ये तस्वीर हमें बताती है कि साधारण सा पानी ढोने का काम भी कितना महत्वपूर्ण और कठिन हुआ करता था। साथ ही ये छवि मध्य पूर्व की समृद्ध परंपराओं और वहां के लोगों के दैनिक जीवन की झलक है। ये तस्वीर 20वीं सदी की शुरुआत की है और इसमें कैमरा लिए खड़ी हैं जेसी टारबॉक्स बील्स। उन्हें इतिहास की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट माना जाता है। उस दौर में जब पत्रकारिता पूरी तरह पुरुषों के कब्जे में थी, तब जेसी ने समाज की बेड़ियों को तोड़ा और अपने कैमरे के साथ सड़कों पर निकल पड़ी। उनका काम आसान नहीं था। भारी कैमरे, बड़े ट्राइपॉड और कांच की प्लेटों का बोझ उठाकर घटनास्थल तक पहुंचना पड़ता था। फिर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को कवर किया। उनकी तस्वीरों ने लोगों को दिखाया कि एक महिला भी उसी साहस और कौशल से पत्रकारिता कर सकती हैं जैसे पुरुष। जैसे कि कहानी केवल फोटोग्राफी की ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की भी कहानी है। 1925 में ली गई ये तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है। इसमें एक प्रवासी परिवार समुद्र के उस पार खड़े होकर शहर की ओर देख रहा है। उनके सामने फैला हुआ है न्यूयॉर्क का स्काईलाइन, ऊंची इमारतें, बंदरगाह और आज़ादी का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उस समय लाखों लोग यूरोप और एशिया से अमेरिका आए, अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में। प्रवासियों के लिए अमेरिका अवसरों की भूमि था, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। गरीबी, भाषा की दिक्कतें और कठिन परिश्रम उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये तस्वीर उस उम्मीद और सपने की गवाही है जिसने लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। 1891 की ये तस्वीर अमेरिका के छोटे शहर ल्यूसिटन, आइडाहो की है। इसमें मजदूर जमीन के भीतर लकड़ी के ढांचों में बने शुरुआती पाइपलाइन डाल रहे हैं। ये उस दौर का दृश्य है जब अमेरिका में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा था। पानी की आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम विकसित करना बेहद जरूरी हो गया था।
आधुनिक धातु की पाइपों की जगह उस समय लकड़ी के बड़े बड़े तनों को खोखला करके पाइपलाइन बनाई जाती थी। मजदूरों के लिए यह बेहद कठिन काम था। गहरी खाई खोदना, भारी लकड़ी के हिस्सों को जोड़ना और उन्हें जमीन के भीतर फिट करना। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि आज जिस आधुनिक जल व्यवस्था को हम सामान्य मानते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत और नवाचार छिपा था। 1891 की ये तस्वीर अमेरिका के छोटे शहर ल्यूसिटोन, आइडाहो की है। इसमें मजदूर जमीन के भीतर लकड़ी के ढांचों में बने शुरुआती पाइपलाइन डाल रहे हैं। ये उस दौर का दृश्य है जब अमेरिका में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा था। पानी की आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम विकसित करना बेहद जरूरी हो गया था। आधुनिक धातु की पाइपों की जगह उस समय लकड़ी के बड़े बड़े तनों को खोखला करके पाइपलाइन बनाई जाती थी। मजदूरों के लिए यह बेहद कठिन काम था। गहरी खाई खोदना, भारी लकड़ी के हिस्सों को जोड़ना और उन्हें जमीन के भीतर फिट करना। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि आज जिस आधुनिक जल व्यवस्था को हम सामान्य मानते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत और नवाचार छिपा था। 1924 की ये तस्वीर रूस की वोल्गा नदी से है। इसमें मछुआरे विशाल आकार की मछलियों के साथ खड़े हैं। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और सदियों से यहाँ की जनता के लिए जीवन रेखा रही है। मछली पकड़ना न केवल भोजन का स्रोत था, बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी अहम हिस्सा था। तस्वीर में दिख रही मछलियां स्टर्जन और कैटफिश हो सकती हैं, जो वोल्गा में खूब पाई जाती थी। इस दौर में पकड़ी गई मछलियों से कैवियार तैयार किया जाता था, जो रूस का मशहूर निर्यात उत्पाद बना। ये तस्वीर हमें उस समय की झलक देती है जब नदी के संसाधन लगभग असीम लगते थे और मछुआरे अपने कौशल और मेहनत से पूरे समुदाय का पेट भरते थे। 1910 में ये तस्वीर फ्रांस की राजधानी पेरिस की है। इसमें घोड़ों से खींची जा रही गाड़ियों में भरा शहर का कचरा सीधे सीन नदी में गिराया जा रहा है। आज ये दृश्य हमें चौंकाता है, लेकिन उस समय यूरोप के ज्यादातर शहरों में यही तरीका अपनाया जाता था। औद्योगिक क्रांति के बाद शहर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन सफाई और पर्यावरण को लेकर कोई ठोस नीति नहीं थी। नतीजतन नदियां कचरे और गंदगी से भर गईं। पेरिस, जो कला और संस्कृति का केंद्र था, वो भी प्रदूषण और बीमारियों से जूझ रहा था। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि स्वच्छता और पर्यावरण के नियम जो आज हमें सामान्य लगते हैं, वे कभी इंसानी संघर्ष और अनुभवों के बाद ही बने। ये तस्वीर 1981 की है, भारत की उस ऐतिहासिक घड़ी की जब देश अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। तस्वीर में उपग्रह को बैलगाड़ी पर ले जाया जा रहा है। ये दृश्य भारत के वैज्ञानिक सफर का प्रतीक है। सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना। उस समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पास आधुनिक साधन बहुत कम थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने दृढ़ निश्चय और मेहनत से वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। बैलगाड़ी पर उपग्रह का ये दृश्य दुनिया को हैरान कर गया। ये तस्वीर भारत की उस ताकत का प्रतीक है जिसमें परंपरा और आधुनिकता को जोड़कर विज्ञान के क्षेत्र में नई पहचान बनाई। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।